चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हूँ आज और एक नई कहानी जिसका शीर्षक है वरना हम भी आदमी थे काम के। और लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियाँ राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियाँ राहत को अपने यहाँ रख छोड़ा है। मियाँ राहत वास्तव में कवि हैं। वह नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरों में वह नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वह नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरों में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी वह कवि हैं। इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बरामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल बड़ा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारद लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंची हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खींचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंक लाट का घरारेदार पाजामा पहने हुए हो तो आप समझ लें कि यही मियाँ राहत हैं। वह आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियाँ राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले से मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता न था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने और लाल पगड़ी बांधे हुए मियाँ राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुक कर मियाँ राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे, और मियाँ राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के और तांगे वाले दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियाँ राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियाँ राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वह अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियाँ राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ में आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टेनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियाँ राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक दिन खड़े हुए मियाँ राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं मियाँ राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर आई मियाँ राहत पर चढ़ती हुई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटा से कम न रही होगी। मियाँ राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर न थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियाँ भागो नहीं तो जान गई। मियाँ राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियाँ राहत के लग ही तो गया और राहत लाहौल विलाकुल कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियाँ राहत को उठाया। चोट न आई थी, सिर्फ घुटने और कोहने कुछ छिल गए थे। उड़ते ही मियाँ राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियाँ राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन बार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियाँ राहत से पूछा, चोट तो नहीं लगी?
मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वह भी मुस्कुराए नहीं। चोट तो कोई ऐसी नहीं लगी, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाए कीजिए। युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा, हाँ, हाल ही में मोटर चलानी सीखी है। लो, अपने बचने की खैरात बांट देना। अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया। मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं। आप लोगों पर अपनी जान न्यौछावर करने में भी फक्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, यह खैरात बांट दीजिएगा। वह युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां, तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले, क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजनों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं। इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक तथा पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी, जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में न था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहाँ प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी काफी दाद देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहाँ न आए थे। एक दिन शाम के वक्त मैं बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? यह तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, बाबू साहब, उफ बाबू साहब। इसके बाद वह लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, मियां राहत ने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं? हाँ, मियां राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने कुछ करुण स्वर में आरंभ किया, बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है, जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था। हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ? बाबू साहब, उस दिन जो मिस मोटर चला रही थी, वह कांग्रेस में काम करती है। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। उनका नाम सुशीला देवी है ना? है बाबू साहब, यही नाम है। आज वह गिरफ्तार हो गई। तो फिर इससे क्या बतलाऊं बाबू साहब, मुझे भी दारोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा, बाबू साहब, यह सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपने रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया। मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया, इसी के लिए तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे, मैं यह तनख्वाह नहीं चाहता। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं। मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी और बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया। क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता। इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंख से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वह जीवन भर कभी न भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी।
बीवी रो रो कर कह रही थी, निगोड़ा कल मुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया, हम लोगों को भूखा मारने के लिए, ले नौकरी छोड़ने का मजा ले। मियाँ राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वह ये शेर बार बार गाकर पढ़ रहे थे। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के।